हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे अध्ययन का विषय है पॉलिटिकल सिस्टम, ईस्ट इंडियन मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण उपागम नवीन अवधारणा या दृष्टिकोण पर आधारित है। इस उपागम का प्रयोग डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु प्रयोग में लाने पर जोर दिया। इस उपागम के द्वारा जहां एक ओर राजनीतिक यथार्थता को समझने में सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में भी सहायता मिलती है। सबसे पहले यदि हम देखें कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो उसे हमें व्यवस्था शब्द का अर्थ समझना चाहिए। अर्थात व्यवस्था का जो सुपरिभाषित अर्थ है वह है अंतःक्रियाओं के समूह से है। ऐसी अंतःक्रियाएं जिसकी सीमाएं क्या की जा सके, निश्चित की जा सकती हैं। इसमें 3 गुण पाए जाते हैं। पहला तो व्यापकताएं होनी चाहिए, सभी परस्पर क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूसरा, इस व्यवस्था में हर जो संगठन है, जो इसके तत्व हैं, जो संगठक है, वो एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होनी चाहिए। अर्थात एक दूसरे के बिना एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और तीसरा है कि इसकी सीमाएं निश्चित की जा सकती है। अर्थात यदि राजनीतिक व्यवस्था एक जगह से शुरू होती है तो वो कोई तो ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर वो समाप्त होती है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जैसा कि रॉबर्ट डेल ने कहा है, अ पॉलिटिकल सिस्टम इज एनी persistent pattern of human relationship that involves to a significant extent power, rule और authority। राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का वह स्थायी प्रतिरूप है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा से अंतर्ग्रस्त हो। डेविड ईस्टन ने भी इसके 3 तत्व बताए हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। दूसरा, इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है। और तीसरा, इसका आधिकारिक का आवंटन समाज पर बाहरी रूप से लागू होता है। Political system allocate values by means of its politicians. There are binding on the society by virtue or of authority। अर्थात इसमें हमने देखा कि राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का क्या करती है, आवंटन करती है, मूल्यों का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। दूसरा, ये क्या होते हैं, प्राधिकारिक होते हैं। अर्थात कोई इस व्यवस्था में जिसके पास उसको करने की पावर होती है, शक्ति होती है या अधिकार होता है, वही उसे लागू करता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। तीसरा, इसमें जो इसका आधिकारिक आवंटन होता है वो बाहरी समाज पर लागू होता है। अर्थात ऐसे लागू नहीं होता कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, ये हमारे बाहरी जो व्यवहार होता है उसी पर लागू होता है। तो इस प्रकार से डेविड ईस्टन ने इसके 3 क्या बताए हैं, तत्व बताए हैं। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है राजनीतिक संरचनाओं की समानता, इक्वलिटी ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। सभी की परस्पर तुलना की जा सकती है, लेकिन इनमें सिर्फ अंतर यदि पाया जाता है तो वो विशिष्टीकरण का ही अंतर होता है, हर एक का अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट है कार्यों की विशेष सर्वव्यापकता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्य जो किए जाते हैं वो समान किए जाते हैं और संरचना के आधार पर हम राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करें तो परिणाम सही नहीं होंगे। हमें संरचनाओं की अपेक्षा कार्यों को अधिक महत्व देना होता है। जैसे अगर हम ये देखें कि एक संस्था है, अगर मान लीजिए हमारी कॉलेज संस्था है, तो वो क्या क्या कार्य करेंगी। प्रत्येक कॉलेज जो संस्था है
उसमें सभी कॉलेजेस में एक ही प्रकार के कार्य किए जाएंगे, सभी में पढ़ाया जाएगा, विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी, प्रशासनिक कार्य भी होंगे, एग्जाम्स भी होंगे। तो हर व्यवस्था एक ही प्रकार के कार्य करती है और एक ही प्रकार के हितों से ग्रसित होती है। इसके अलावा राजनीतिक संरचना की विविधता होती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुत सारे कार्य करती हैं और राजनीतिक संरचनाओं का प्रत्येक अंग केवल एक ही कार्य नहीं करता, वरन एक से अधिक कार्य करता है। हम ये तो कह सकते हैं कि जैसे व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है या न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है, लेकिन वास्तव में तीनों विभाग एक दूसरे के कार्य को भी करते हैं। जैसे अगर हम व्यवस्थापिका की बात करें तो विधि निर्माण के साथ साथ प्रशासनिक और न्यायिक कार्य भी करती है। नौकरशाही न केवल कानूनों को लागू करती है, वरन विधि निर्माण का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है और विधि निर्माण भी करती है। अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका भी जब अपने निर्णयों को देती है तो वह बहुत सारे जो कानून हैं उनकी व्याख्या भी करती है और नए कानूनों का निर्माण भी उनके द्वारा दिए गए निर्णयों से हो जाता है। इसी प्रकार से राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप होता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध नहीं होती, प्योर नहीं होती है। सारी की सारी जो कि पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो क्या होते हैं, मिक्स्ड सिस्टम्स होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मॉडर्न है लेकिन उसमें परंपरागत के भी गुण होंगे, कोई परंपरागत व्यवस्था है तो उसमें आधुनिकता के भी गुण होंगे। इसी प्रकार से राजनीतिक साधनों का असमान स्वामित्व होता है। क्यों? क्योंकि इनइक्वलिटी तो पाई ही जाती है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि राजनीतिक साधन क्या है। राजनीतिक साधन वो है जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरण को इसके द्वारा प्रभावित करता है। राजनीतिक साधनों के अंतर्गत न केवल धन, वरन भोजन, सूचनाएं, बल प्रयोग की धमकी आदि शामिल किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे समाज में कुछ लोगों के पास तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो बलपूर्वक कार्य करा सकें, और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इन लोगों से डरते हैं, इनके द्वारा कहे गए कार्यों को करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक साधनों का जो वितरण है, जो स्वामित्व है, वो असमान होता है। इसी प्रकार से राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग सरकार की जो नीतियां हैं, निर्णय हैं, उनको प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शासकीय नीतियों, नियमों और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता का ही नाम राजनीतिक प्रभाव होता है। एट प्रेजेंट हम देख सकते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो क्यों चल रहा है? इन्हीं शासकीय नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हर व्यवस्था में राजनीतिक प्रभाव को प्रयत्न किया जाता है कि वो किस प्रकार से परिवर्तनशील हो सके। इसी प्रकार से राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा राजनीतिक साधन होते हैं तो वो उसी प्रकार से सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, और कुछ के पास नहीं होता है राजनीतिक साधन तो वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें वैधता का भी अर्जन किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी सरकारी साधनों का प्रयोग किया जाता है तो उन निर्णयों का पालन जनता से ही कराया जाता है, और जनता इस बात जिन भी निर्णयों को पालन करती है वह इस भावना से करती है कि वो सही है। अगर वो सही नहीं लगते हैं तो फिर जनता हिंसा आदि पर उतर आती है। तो प्रयत्न होना चाहिए कि जो भी व्यवस्था अपनी जनता से कार्य करा रही है उसमें वैधता का अर्जन कराया जाए, जनता अपने नैतिक रूप से उसका पालन करे, ना कि किसी हिंसा की भावना से, ना कि किसी बल की डर की वजह से, और ना ही किसी प्रभाव की वजह से।
सबसे अंतिम विशेषता जो इसकी है वो है विचारधारा का विकास। सिद्धांतों के समूह को विचारधारा कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में नेता साधारणतः ऐसे स्थायी और एकीकृत सिद्धांतों के समूह को अपनाते हैं जो कि व्यवस्था में उनके नेतृत्व को स्पष्ट और उचित सिद्ध कर सके। तो जब किसी को भी नेतृत्व की वैधता प्राप्त हो जाती है तो वो अपने प्रभाव को प्राधिकार में परिवर्तित कर सकता है। जैसा कि रिसेंटली जो अमेरिका के चुनाव हुए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप की अलग नीति थी, जो नए राष्ट्रपति हैं उनकी अलग विचारधाराएं और उनकी नीतियां अलग हैं। ऊपर वाले पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये डेविड ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिमान है। इसमें सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं, निवेश और दूसरा होता है निर्गत, अर्थात इनपुट और आउटपुट। और ये इनपुट और जो आउटपुट होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनपुट की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, मांग और समर्थन। हम इसका आज संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे, बाद में कल हम इसका वापस एक बार और समझेंगे। शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि निवेश में जो मांग होती है, सबसे पहले क्या होता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था के अधिकारी गण होते हैं उनके समक्ष सिस्टम की ओर से कुछ मांगे रखी जाती हैं। मांगे तो कोई भी रख सकता है, आज मैं भी रख दूँ कि मेरी ये मांग है वो मांग है, लेकिन मांग जो रखी जाती है वो मांग प्रभावी होनी चाहिए। प्रभावी, आप पूछेंगे प्रभावी मांग कैसे होगी, तो वो प्रभावी मांग इस प्रकार होगी कि जिस मांग के पीछे जितना ज़्यादा समर्थन होता है वह मांग उतनी ही प्रभावित होती है। समर्थन जितना ज़्यादा होगा, जो आधिकारिक निर्णय होते हैं वो क्या करेंगे, उस मांग की ओर उतना ही ध्यान आकर्षण होगा। अगर मांग के पीछे समर्थन नील बटा नील है तो वो उस पर कोई भी अधिकारी वर्ग ध्यान नहीं देगा। और इस दौरान एक परिवर्तन प्रक्रिया होती है कि जिन्होंने भी मांग उठाई है या तो पूरी की पूरी मांग स्वीकार कर ली जाए या पूरी की पूरी मांग अस्वीकार कर दी जाए, या कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया जाए और कुछ मांगों को क्या किया जाए, आगे के लिए स्थगित कर दिया जाए या अस्वीकार कर दिया जाए। तो इस सारी व्यवस्था में एक फिल्टर होता है और उस फिल्टर के माध्यम से जो मांग थी वो छनकर आती है। और राजनीतिक व्यवस्था, चूँकि मांगों का जन्म जो होता है सामाजिक परिवेश में होता है, इसलिए मांगों की वैधता, व्यवस्था की क्षमता और स्थायित्व को समझने में ये सक्षम होती हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ चलती है। कल हम इसी डायग्राम को वापस समझेंगे। धन्यवाद।